डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम लोग दिल्ली सल्तनत के इतिहास के क्रम में सांस्कृतिक इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक इतिहास के तुलना में सांस्कृतिक इतिहास, कल्चरल हिस्ट्री ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि इतिहास में स्थायित्व के लिए विजयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसका सांस्कृतिक पक्ष काफ़ी मजबूत है। सांस्कृतिक पक्ष किसी भी इतिहास का आईना होता है और उसमें उस काल का बहुपक्षीय अवलोकन किया जाता है और जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि क्यों एक शासक इतने लंबे समयों तक या क्यों एक वंश इतने लंबे समयों तक एक निश्चित भूभाग पर शासन करने में सफल रहा। आमतौर पे ये जाना जाता है कि राजतंत्र में विजयों और युद्धों के द्वारा अपने शासन को बनाए रखा जाता है। ये धारणा वर्तमान समय में पूरी तरीके से निराधार और गलत है, क्योंकि यदि शासक के द्वारा जनाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, उस समय के वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो मध्यकाल के या प्राचीन काल में भी ऐसे शासक को या ऐसे वंश को जनता के द्वारा नकार दिया गया है और वंशों का पतन का मूल कारण बना है। तो इस कारण से ये महत्व हो जाता है कि आखिर दिल्ली सल्तनत का सांस्कृतिक इतिहास के कारण कैसे दिल्ली सल्तनत मजबूत हुआ और कैसे दिल्ली सल्तनत 300 वर्षों तक चलने में सफल हुई। तो सांस्कृतिक इतिहास के बहुत सारे पक्ष हैं। उसमें एक पक्ष यह भी है कि दिल्ली सल्तनत का कार्षिक संरचना, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स कैसा, और इस कार्षिक संरचना के कारण भी दिल्ली सल्तनत एक लंबे समय तक शासन करने में सफलता प्राप्त की। इस कार्षिक संरचना में ही बिगाड़ पैदा हुआ, जिसके वजह से सैयद और लोदियों का शासन सिकुड़ करके से दिल्ली तक चला आया। तो पूर्व के जो शासक थे, यानी ममलूक शासक या खिलजी शासक या तुगलक शासक, इन लोगों ने कार्षिक क्षेत्र में जो कार्य किए, उसके वजह से यहाँ के आय में एक स्थिरता आई, यहाँ के जीवन में खुशहाली आई, और उसका परिणाम ये था कि ये 3 वंशों का साम्राज्य बढ़ा और अस्थायी हुआ। तो इस क्रम में ज़रूरी है कि हम दिल्ली सल्तनत के कार्षिक ढांचे को, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझें। जहाँ तक एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स का प्रश्न है, कार्षिक संरचना का प्रश्न है, तो उसमें बहुत सारी बातों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए भूमि के प्रकार कितने थे, भूराजस्व की दर कितनी थी, भूराजस्व के वसूली के तरीके क्या थे, और भूराजस्व किस माध्यम से वसूल किया जाता। इन सभी बिंदुओं को अगर एक समुच्च में हम लोग पिरो कर करके अध्ययन करें, तो उसी को हम लोग कार्षिक संरचना या एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स के नाम से जानते हैं। अब इसको एक क्रमिक रूप से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत का कार्षिक ढांचा कैसा था। मित्रों, अगर इसके इंट्रोडक्शंस की बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत की आय का, इसका जो इनकम था, इस आय का मुख्य स्रोत जो था वो भूराजस्व। लैंड रेवेन्यू। इस स्रोत के अलावा अन्य स्रोत भी, यानी दूसरे स्रोत से भी दिल्ली सल्तनत को आय होता था। अन्य स्रोतों की जहां तक बात करें, उसमें सिंचाई करके माध्यम से भी वो लोग आय करते थे। हवन करके माध्यम से
भी वो लोग आय करते थे। भूमि के अंदर से प्राप्त वस्तु से भी इन लोग का आय था। इसके अलावा व्यापारिक कर के माध्यम से भी वो लोग आय प्राप्त करते थे। लेकिन ये सब जो अन्य स्रोत थे उससे अल्प मात्रा में आय प्राप्त होता था। जो मुख्य उसका आय का स्रोत था वो यही भू राजस्व, और इससे उन्हें काफी आय होती। और ये आय इतना अधिक था कि इस अधिक आय के कारण कि वो लोग विशाल सेना का गठन कर सके। अगर अधिक आय नहीं होता तो उनके पास विशाल सेना नहीं होती। इसी प्रकार से विशाल साम्राज्य उन्होंने बनाया। इसी अधिक आय के वजह से, अगर अधिक आय नहीं होती तो विशाल साम्राज्य नहीं बना पाते। इसी प्रकार से अधिक आय के कारण बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। अगर अधिक आय नहीं होती तो लोक कल्याणकारी कार्य उनके द्वारा नहीं किया जाता और उनके शासन को स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो भूराजस्व था वही उनके आय का महत्वपूर्ण स्रोत। अब देखिए यहाँ पर यह कि आखिर भूराजस्व क्यों था यार? तो उसका कारण ये है कि भारत के जिस क्षेत्र पर इन लोगों ने शुरू में आधिपत्य स्थापित किया वो गैंगेटिक प्लेन का इलाका था, गांगेय मैदानी क्षेत्र था और ये काफी उपजाऊ था। इसके कुछ क्षेत्र तो ऐसे थे कि जहां वर्ष में 3-3 फसलें होती। इसके अलावा दक्कन के क्षेत्र में भी उत्तर की तुलना में तो कम उत्पादन होता था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि वो आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं कर सके। वहां से भी आय होती। तो ऐसे परिवेश में यहाँ विपुल संसाधन भूराजस्व के रूप में प्राप्त हुए। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भूराजस्व के अतिरिक्त अन्य स्रोत भी थे। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया तो सिंचाई कर लगाया। इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने घर कर लगाया, चारागाह कर लगाया, उससे उसको आय हुई। व्यापार बड़े पैमाने पे होते थे व्यापार बड़े पैमाने पे होते थे, तो उस व्यापारिक की वस्तुओं पर भी वो लोग कर लगाते थे। इसके अलावा एक कर और था जो तटीय क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। जैसे नदियों के माध्यम से सामान जा रहा है, ये विदेशों में समुद्र के माध्यम से सामान जा रहा है, तो इसमें तारिक नामक एक अधिकारी की नियुक्ति होती जो तर्क कर वसूल करता था। तो ये भी आय के स्रोत। लेकिन ये सारे आय भूराजस्व के सामने में न्यून थे। अगर सारे आय को अन्य करों से आप मिला लीजिए तो उसकी तुलना में भूराजस्व का कर जो है सबसे ज्यादा था। अगर प्रतिशत में आप देखिए तो 80% आमदनी दिल्ली सरकार को जो होती थी या दिल्ली सल्तनत के शासकों को जो होती थी वो भूराजस्व से होती थी और 20% ही आय अन्य करों के माध्यम से होता था। और ये भूराजस्व इतना महत्वपूर्ण था कि इसकी व्यवस्था के लिए या इसकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया गया था। और इस विभाग को क्या बोलते थे? दीवाने विजारत। दीवाने विजारत। और इसका प्रधान कौन होता था? तो वजीर होता था। और ये प्रधानमंत्री के समतुल्य था। अब देखिए इस व्यवस्था से भी हम लोग को एक आभास होता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जो था वो दीवाने विजारत था। इसका काम क्या था? तो भूराजस्व की देखभाल करना। जो लैंड टेनर सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था,
उसकी सारी व्यवस्था इसके हाथ में। अब ये इतना महत्वपूर्ण था कि यही प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता था, यानी अन्य विभागों पर भी इसका नियंत्रण होता था। तो ये किस चीज को इंगित करता है? ये इस बात को इंगित करता है कि दिल्ली सल्तनत में शासन के जितने विभाग थे उन सभी विभागों में सबसे महत्वपूर्ण विभाग दीवाने विजारत था, जिसका प्रधान वजीर था। आप इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि आज झारखंड अलग हो गया, बिहार अलग हो गया, तो झारखंड में जो उद्योग मंत्री बनेगा और जो बिहार में आज उद्योग मंत्री बनेगा, दोनों जगह बनेगा, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उद्योग मंत्री कहाँ का माना जाएगा? झारखंड का। क्यों? क्योंकि झारखंड में ज्यादा उद्योग है, उसकी तुलना में बिहार में कम उद्योग। बात समझ में? झारखंड में उद्योग से ज्यादा आय हो रहा है, इसलिए वहां का उद्योग मंत्री का ज्यादा महत्व है। बिहार में उद्योग से कम आय हो रहा है, बिहार के राष्ट्रीय आय में उद्योग का कम योगदान है, इसलिए यहाँ के उद्योग मंत्री कम महत्वपूर्ण होगा। तो विभागों की महत्ता आधारित इस बात पे करती है कि किस विभाग से सबसे ज्यादा आय हो रहा है। तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में भी मत्स्य पालन विभाग है और बिहार में भी मत्स्य पालन विभाग है। वहां भी मत्स्य पालन मंत्री हैं, बिहार में भी मत्स्य पालन मंत्री हैं। लेकिन शक्तिशाली कहाँ का मत्स्य पालन मंत्री? तो तमिलनाडु का है। क्यों? क्योंकि वहां मत्स्य पालन एक उद्योग के रूप में, उससे तमिलनाडु राज्य को बहुत ही ज्यादा आय होती है। तो हम आपको एग्जाम्पल्स दे करके इस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि विभाग की महत्ता उसकी आय से जुड़ी है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा आय वाला जो विभाग था वो दीवाने विजारत था। इसी कारण इसका जो प्रधान वजीर था उसका सारे विभागों पर नियंत्रण था और इसी नियंत्रण के कारण उस वजीर को प्रधानमंत्री कहते, सभी मंत्रियों का हेड करते, सभी विभागों के दीवान का हेड करते। क्लियर? अब देखिए कि ये जो दीवाने विजारत शब्द जो ग्रहण किया गया, इसको हम लोग पूर्व के क्लास में भी देख चुके हैं, ये बता चुके हैं आपको। यहाँ कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ लिख दे रहे हैं कि ये खलीफा उमर के समय इसका स्थापना हुआ और उसके बाद खिलाफत अब्बासिया के समय में आकर के ये अपना पूर्ण रूप ग्रहण कर पाया। तो वहां से इन लोगों ने दीवाने विजारत नामक विभाग को ग्रहण किया था। इसलिए जब ऐबक या इल्तुतमिश आरंभिक बेला में यहाँ शासन स्थापित किया तो विभाग में अगर कोई था तो सिर्फ एक था, दीवाने विजारत। ये प्रशासन के विभिन्न भागों का वर्गीकरण या स्थापना व्यवस्थित ढंग से हुआ दिल्ली सल्तनत में तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। उसके पहले प्रशासन का पूरा काम वजीर देखता। और ऐसा क्यों? क्योंकि तुर्क लोगों ने जहां से प्रशासनिक ढांचा लिया था वहां यही व्यवस्था थी, प्रशासन का सारा कर्ता धर्ता जो था वजीर होता था और अपने सहयोग के लिए बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति वो कर लिया था। तो इसीलिए तुर्क लोगों ने जब यहाँ सत्ता स्थापित की तो विजारत को सबसे पहले ग्रहण किया और स्थापित किया गया और तब इसका शासन जो है सफल हुआ। तो इस तरीके से भूमिका में इतनी सारी बातें आपको समझनी है, जाननी है। अब देखिए, जैसा कि हमने पूर्व में कहा अभी लेक्चर देने से पहले कि हम लोग कार्षिक संरचना पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर्स का पढ़ रहे हैं। भूराजस्व हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं। जब प्रशासन पढ़ा रहे थे तो उसमें भूराजस्व प्रशासन भी हमने आपको अलग से पढ़ाया था। लेकिन भूराजस्व प्रशासन में और कार्षिक संरचना में क्या डिफरेंस है? कि भूराजस्व प्रशासन में सिर्फ टैक्स की वसूली को हम लोगों ने पढ़ा था और भूराजस्व प्रशासन कार्षिक संरचना में टैक्स की वसूली के साथ साथ भूमि से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वे सब उसमें शामिल हो जाए। तो इस प्रकार से भूराजस्व प्रशासन के स्थान पर कार्षिक प्रशासन
या कार्षिक संरचना ज्यादा व्यापक शब्द और इसमें कृषि से जुड़े हुए सारे मुद्दों को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें बिंदुवार चीजों का हम लोग आपके सामने व्याख्या करने जा रहे हैं। उसमें प्रथम बिंदु जो होगा भूराजस्व की दर। भूराजस्व की दर यानी रेट ऑफ लैंड टैक्स। अब देखिए जो दर थी भूराजस्व की दिल्ली सल्तनत की, तो इसका जो स्रोत है कि कहां से हम लोग को मिलता है, तो स्रोत इसका ज़ियाउद्दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीखे फिरोजशाही। ये भूराजस्व के बारे में जानकारी का स्रोत है हमारा, इसी से पता चलता है। तो इस स्रोत से ये पता चलता है कि पूर्व के काल में यानी दिल्ली सल्तनत के पहले का जो काल है, इस पूर्व के काल में जो भूराजस्व की दर थी वो कुल उत्पादन का 1/3 भाग था। एक बटे तीन यानी किसान जितना उत्पन्न करता था उतना ही उसका 1/3 भाग जो है वो भूराजस्व के रूप में तुर्कों के आगमन से पहले यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनको दिया करता। तुर्क काल में भी इसकी दर क्या रही? वो कुल उत्पादन का 1/3 भाग दिया। यानी जो पहले से चला आ रहा था वही दर को तुर्कों ने भी भूराजस्व वसूलने में इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? तो इसके पीछे जो कारण उत्तरदायी था वो ये पहला काउस कि ये दर व्यवहारिक था। व्यवहारिक का अर्थ क्या हुआ कि इस दर पर किसान जो कर दे रहे थे उस किसान को कोई घाटा नहीं। अगर इससे अधिक दर पर कर वसूल किया जाता तो किसान को इससे घाटा होगा, इसलिए व्यवहारिक था। और इसलिए भी व्यवहारिक था कि इतने दर पर भूराजस्व लेने से शासन के खर्च भी सही ढंग से चल जाते, तो दोनों पक्ष के लिए व्यवहारिक था। इसलिए जो पूर्व के दर थे उसी दर को तुर्कों ने भी अपनाया। दूसरा कारण यह था कि पूर्व के काल हो या तुर्क सल्तनत के काल हो, भूराजस्व के वसूली में एक वर्ग था जो मध्यस्थ की भूमिका, बिचौलिए की भूमिका निभाता। नहीं पूर्व के काल में का राजा जनता से प्रत्यक्ष कर वसूल करता था और न ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जनता से प्रत्यक्ष कर वसूल करते थे, बल्कि पूर्व के काल में, वर्तमान काल में भी, दिल्ली सल्तनत काल में भी किसानों और शासक के बीच में एक मध्यस्थ वर्ग था, एक बिचौलिया वर्ग था जो चौधरी, खूत और मुकद्दम के नाम से जाना जाता। असल में इसी चौधरी, खूत और मुकद्दम के पास
भूमि के पूरे आंकड़े थे। कौन भूमि पर कौन खेती कर रहा है, भूमि के सारे प्रकारों का वर्णन था। किस भूमि से कितना राजस्व वसूल किया जा सकता है। यहाँ पर कितना का मतलब ये कि भूमि एक वर्षीय है, एक वर्षीय में 2 फसलीय है, ये एक वर्ष में 3 फसलीय। इसकी जानकारी न ही तुर्क पूर्व के राजाओं की थी और न ही तुर्ककालीन सुल्तानों की। इसलिए जो मध्यस्थ वर्ग था उसको हटाना इतना आसान नहीं। इसलिए शासन कोई भी करे, जनता कर किसको देती थी, शासक को नहीं देती थी। किसको देती थी, मुन्ना भाई। तो चौधरी खुद और मुकद्दम, और चौधरी खुद मुकद्दम 1/3 भाग ही लेता था। तो इसलिए शासक कोई भी परिवर्तित हो, जनता को उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता शासक किसको समझती थी, तो चौधरी खुद और मुकद्दम। बात समझ में आई। तो इस कारण से कहा गया है कि ये दर जो था व्यवहारिक था, इसीलिए तुर्कों ने भी 1/3 लिया। लेकिन तुर्क काल में एक अपवाद भी है। जो दर आप देख रहे हैं तो इसमें अपवाद भी, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण तुर्क काल में 1/3 भाग ही लिया गया। पहला अपवाद किसके समय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसने कितना लिया, कुल उत्पादन का 1/2 भाग है ना, याद है ना। उसके बाद दूसरा परिवर्तन कब हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने कितना लिया, तो कुल उत्पादन का 1/2। तीसरा फिरोज शाह तुगलक के समय। इसमें परिवर्तन क्या हुआ कि लिया तो 1/3 भाग, लेकिन प्लस इसमें सिंचाई कर भी जोड़ दिया, क्योंकि नहरें उसने बनवाई थी। 1/3 भाग में सिंचाई कर शामिल नहीं, बल्कि सिंचाई कर अलग से लिया और उन खेतों से लिया जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित नहरों से सिंचित थे, सभी से नहीं। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का जो ये वृद्धि था ये सफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वृद्धि था ये असफल रहा, और फिरोज शाह तुगलक का भी सफल रहा। तो हम देखेंगे कि किसका क्यों सफल रहा और किसका क्यों असफल रहा। व्यवहारिकता था कि 1/3 भाग लेता, लेकिन 1/3 भाग नहीं लिया। तो इसका मतलब शुरू में हम गलत बोल रहे थे। किसी चीज की व्यवहारिकता यदि समाप्त हो जाती है गौरव जी, तो वो चीज सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। क्लियर। अगर वृद्धि के बाद भी सफलतापूर्वक चला, इसका मतलब बढ़ा हुआ दर भी व्यवहारिक था। तो हमने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह सफल रहा, तो कैसे बढ़ा हुआ दर व्यवहारिक हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इसका जवाब यह है, 2 कारण। पहला कारण तो यह कि इसने बढ़े हुए दर संपूर्ण साम्राज्य में लागू नहीं किए, दोआब क्षेत्र में लागू। और दोआब क्षेत्र में जो है वो 3 फसलें होती थी, इसलिए 3 फसलों का किसान इस बढ़े हुए दर को देने में सक्षम था, उस पर बोझ नहीं था। और दूसरा कारण यह था कि पूर्व के शासक ये बाद के शासक 1/3 भाग जो लेते थे, वास्तव में किसान 1/3 भाग नहीं देता था, बल्कि उससे अधिक देता था। क्योंकि मध्यस्थ जो बिचौलिए थे, चौधरी खुदा मुकद्दम,
वो भी अपने तरफ से 1/3 भाग के अतिरिक्त कर थोप देते थे। तो व्यवहारिक रूप से किसान जो था वो 1/3 भाग से बढ़े हुए दर पर हमेशा कर देता। अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया अपने शासनकाल में कि चौधरी, खूत और मुकद्दम को समाप्त कर दिया और सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर की वसूली की। और सरकारी पदाधिकारी जो है अपनी तरफ से कोई अलग से कर नहीं लगाते थे। तो इसलिए किसान वास्तव में जो दोआब का किसान था उसका दर वही रहा, क्योंकि 1/2 भाग हो गया तो पहले भी व्यवहारिक रूप से 1/2 भाग देता था। शासन को 1/3 मिलता था, बाकी बीच में कौन हड़प जाता था? चौधरी, खूत और मुकद्दम। तो अलाउद्दीन ने चौधरी, खूत और मुकद्दम को हटा करके वो कर खुद अपने पास लिया। इससे उसकी आय बढ़ गई। भाई जब यही बात था तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह सफल क्यों हो? तो इतिहास बहुपक्षीय होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। कोई घटना कभी सफल हो जाती है इतिहास में और समान प्रकृति की घटना असफल भी हो जाती है। उसका दृष्टांत, उसका एग्जाम्पल से यहाँ देखा जा रहा है। तो मोहम्मद तुगलक ने जब दोआब क्षेत्र में करों की वृद्धि की 1/2 के दर से, तो उस समय दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। जिस वर्ष किया उस समय 1/3 भाग भी देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। 1/2 कहां से दे? और आय को बढ़ाने के लिए उसने दोआब क्षेत्र में कुछ जमीन सेलेक्ट किया और उसमें खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जो है वो 90 लाख रुपया अधिकारियों को दिया। अधिकारी सारे धन हड़प दिए और इसके लिए उसने दीवाने अमीर कोही नामक एक नवीन कृषि विभाग बनाया था। लेकिन प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिति और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि मोहम्मद तुगलक की असफल रही। अब फिरोज शाह तुगलक की सफल क्यों रही? क्योंकि दर तो उसने 1/3 ही लिया, लेकिन जिन खेतों में उसके द्वारा बनी नहरों से सिंचाई होती तो उस पर नहर कर लिया, तो किसानों को उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नहरों की सिंचाई की वजह से उत्पादन उसके बढ़ गए। तो इस कारण से जो अपवाद स्वरूप 1/3 से अधिक दर लिए गए उसके बारे में पूरा व्याख्या मैंने आपको कर दी। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जो होता है इससे संबंधित वो है भूमि के प्रकार। दार्शनिक संरचना में जो दूसरा आप चीज पढ़ेंगे वो है भूमि के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ लैंड। तो देखिए आप लोग इसमें बहुत सारी बात नहीं जानी और उस नई बात को जानने के क्रम में आपको इस बात का एहसास होगा, खास तौर से भूमि के प्रकार जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, कि क्यों यहाँ के लोगों को भूमि से बहुत ज़्यादा जुड़ाव और कुछ लोगों को भूमि से बहुत जुड़ाव नहीं। कुछ लोगों को भूमि से इतना जुड़ाव है भारत में कि बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, ऑफिसर्स बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, लेकिन उनका भूमि से लगाव खत्म नहीं है। कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है फिर भी वो व्याकुल नहीं है कि हमारे पास भूमि हो। अभी के समय कुछ जातियां या वर्ग ऐसे हैं जिनके पास पहले भूमि नहीं थे लेकिन अब भूमि लेने के लिए एकदम व्याकुल हो गए और इस कारण से एक सामाजिक संघर्ष की स्थिति हमारे समाज में पैदा हुई। तो ये जो कंटेम्परेरी फिनोमेना, समसामयिक परिदृश्य भूमि के परिवेश में हम लोग को दिखाई देता है, उसकी जड़ें इतिहास में। और जड़ें कहाँ, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए, मॉडर्न पीरियड में भी आपको काम आएगा। जब हम मॉडर्न पीरियड पढ़ाएंगे तो ये उससे को रिलेट होगा, अंतर संबंधित हो जाएगा। तो इतिहास
जगह जगह पर जो है अंतर संबंधित है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। कालों में जो है उसको विभाजित नहीं कर सकते उन इतिहास। खास तौर से जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, जो कल्चरल हिस्ट्री है, काल में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो उसका कल्चर एक सीक्वेंस के तहत आकर के वर्तमान समय तक हमारे सामने एक दैत के रूप में खड़ा हुआ कि हमें एक्सेप्ट करो, इट इज योर कल्चर। आप इससे मुंह नहीं फेर सकते। तो आते हैं कि कितने प्रकार के भूमि थे। तो दिल्ली सल्तनत में निम्न प्रकार की भूमियों का की उपस्थिति, या कहिए कि निम्न प्रकार की भूमि पाई जाती है। उसमें पहला प्रकार जो था वो खालसा भूमि कहलाती है। दूसरा प्रकार इक्ता भूमि कहलाती है। तीसरा प्रकार जो था वो कह लीजिए आप कि सामंतीय भूमि कहलाती है। और चौथा जो था वो जनजातीय भूमि कहलाती है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में ये 4 प्रकार की भूमि पाई जाती थी। कभी पढ़ा है भूमिका जी आपने? इसको पढ़ चुकी थी इस हरीश वर्मा से? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं बताया। हम लोग पहली बार बता रहे हैं। खालसा का नाम लिए, इक्ता का नाम लिए, ये सबको अलग अलग लिए हैं। एक शीर्षक के तहत मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, तो आज पढ़िए शीर्षक के रूप में और एक साथ इसको देखिएगा तो आपको उस समय से लेके आज तक का कार्सिक संरचना समझ में आएगी। देखिए, देश के इतिहास को सिर्फ राजाओं महाराजाओं का इतिहास नहीं हमारा रहा, सामान्य जन का इतिहास था। और अब स्वतंत्रता के बाद इस सामान्य जन के इतिहास पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और असल हिस्ट्री, असल इतिहास यही है। ये सब चीज अगर आप पढ़ेंगे तो आप वर्तमान समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कहा जाता है इतिहास के बारे में कि भूत जो है वो अज्ञात है, या कह लीजिए कि भूत जो है अंधकारमय है और भविष्य अज्ञात है। भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में भूत का अध्ययन करना ही इतिहास है। कितनी खूबसूरत बात। जो लोग इतिहास की उपयोगिता को नकारते हैं वो वास्तव में अपने सभ्यता को और संस्कृति को समाप्त करने वाले लोग हैं। और जो इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं वो समाज में फसाद और उत्पात मचाने के लिए उत्तरदायी हैं। इतिहास की कभी गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, सांगोपांग व्याख्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो हूबहू इतिहास हो वो जाने। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं साहब? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान जो भूमि संकट है हमारे पास, उसकी जड़ें वर्तमान में नहीं है, उसकी जड़ें भूत में है। आखिर क्यों जमींदारी सिस्टम अगर इन्होंने लागू किया, वर्तमान समय में जमींदारी सिस्टम के समापन के बावजूद भी व्यवहारिक रूप से जमींदारी प्रथा क्यों राज है? आखिर क्यों नहीं खत्म हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए इसके लिए, बहुत सारी सरकारों ने प्रयास किए कि समाज में समता मूलक समाज की स्थापना हो जाए, आखिर वो विफल क्यों? और न्यायालयों में सबसे ज्यादा केस अगर किसी चीज का है
तो वो भूमि से संबंधित विवाद है। पुलिस थानों में ज्यादा FIR जो होता है वो भूमि से संबंधित विवादों का होता है। तो क्या इन विवादों के समाधान के लिए हम बूथ में जाकर के तलाश नहीं करेंगे समस्या को? अगर नहीं करेंगे तो वर्तमान में समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं कि भूमि का जो प्रकार था वर्तमान समय में, कोरिलेट कर देंगे आपको ताकि समझ में आ जाएगा। ये देखिए खालसा भूमि, ये सरकारी भूमि होती है, ठीक है। और इसमें जो राजस्व की वसूली होती थी, राजस्व की वसूली जो होती थी वो सरकारी पदाधिकारी करते थे। ठीक है। और इसका 100% भाग राजकोष में जमा होता था। और इससे जुड़ी हुई एक बात और है कि सर्वाधिक खालसा भूमि अलाउद्दीन के समय में। तो खालसा भूमि से संबंधित ये 5-6 तथ्य आपको अपने मस्तिष्क में रखना होगा। पहली बात क्या, याद होता चला जा रहा है ना, हम इस ढंग से पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। टॉपिक टफ है लेकिन तोड़ करके बढ़िया से अगर समझा दिया जाए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहली बात खालसा भूमि से क्या थी कि सरकारी भूमि थी। दूसरी बात कि इससे राजस्व की वसूली चौधरी खुद मुकद्दम नहीं करता था, डायरेक्ट सरकार का पदाधिकारी करता था। और उसमें से सरकार का पदाधिकारी एक पैसा नहीं लेता था, क्योंकि सरकारी पदाधिकारी को वेतन अलग से मिलता ही था। तो इससे जो भी आय होती थी 100% जो है वो राजकोष में चला जाता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत खालसा भूमि। अब ये खालसा भूमि की प्रतिशतता अन्य भूमि के तुलना में कम हुआ करती है। राज्य के पास बहुत भूमि नहीं होती। आमतौर पे जो दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र था वही खालसा होता था, हर सुल्तान के। लेकिन अलाउद्दीन के समय में खालसा भूमि सर्वाधिक। क्या किया था उसने? तो दोआब क्षेत्र में याद कीजिए कि इल्तुतमिश के समय में जितने लोगों को खालसा पे इनाम की भूमि दी गई वो सभी सैनिक मर गए थे और सेवा नहीं कर रहे थे, तो बलबनी ने ही छीन लिया था। बाकी जो बचे हुए थे इन सभी भूमियों को अलाउद्दीन ने खालसा भूमि में परिणत कर दिया। और इससे लाभ ये हुआ अलाउद्दीन को कि उसकी आय इतनी बढ़ गई कि 4,75,000 की सिर्फ अश्वरोही सेना उसने गठित। और यही वजह था कि दक्कन के 4 रियासतों को जीतने में वो सफल हुआ। तो ये हुआ पूरा खालसा भूमि के बारे में हुआ। अब इक्ता भूमि क्या थी? ये कह लीजिए कि ये सर्वाधिक, कि जो भी भूमि या प्रांत जीता जाता था तो वहां इक्तादार बहाल किया जाता, याद है आपको? और इस एकता भूमि का जो राजस्व था यही वसूल करता था। अब देखिए कि जितना बड़ा इक्ता है या जितना बड़ा वो इक्तादार सेना रखे हुए उसका खर्च और सेना का खर्च सुल्तान के द्वारा फिक्स कर दिया। मान लीजिए आप अपने सरलीकरण के लिए कहिए कि 80 रुपया फिक्स किया गया,
कि 60 रुपया सेना के लिए है और 20 रुपया इक़्तिदार के खर्च के लिए, और उसको पैसा नहीं दिया जाता था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के द्वारा। उसको कहा जाता था कि जो इक्ता आपको दिया गया है, इक्ता का मतलब भूखंड, हम लोग पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, ये कतिया शब्द से निकला है, अरबी के कतिया शब्द से, और जिसका अर्थ होता है भूखंड। चूंकि वो इक्ता का मालिक था इसलिए इक्तादार कहलाता था। बात समझ में आई? तो उसको दिल्ली सल्तनत की सेवा करने के लिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के द्वारा नगद राशि नहीं दी जाती, बल्कि कहा क्या जाता था कि जो इक्ता आपको दिया गया है उसका भू राजस्व आप वसूल कीजिए। और इसके लिए क्या था साहब, तो नायब दीवान नामक एक पदाधिकारी नियुक्त होता था, जिसकी नियुक्ति कौन करता था, तो केंद्रीय दीवान। और नायब दीवान और इक़्तिदार मिलकर राजस्व में गड़बड़ी नहीं करे, इसके लिए आपको याद होगा कि बलबन ने एक नया पद बनाया था जिसका नाम था ख्वाजा। आधा खा वाम में आकार जा में आकार, KHAWJ। तो ये ख्वाजा का क्या काम था, हिसाब किताब देखो। अब देखिए कि मान लिया जाए कि 100 रुपया भू राजस्व कलेक्शन हुआ किसी इक्ता से, तो 80 रुपया इक़्तिदार रख लेगा, उस 80 रुपया में 20 रुपया अपने ऊपर खर्च करेगा और 60 रुपया सैनिकों के बीच वितरित कर देगा, और जो 20 रुपया बचा वो कहाँ भेजेगा, तो राजकोष में भेजेगा। तो इस तरीके से खालसा भूमि तो 100% राजकोष में आता था, लेकिन इक्ता भूमि का जो बचा हुआ शेष भू राजस्व था, जो खर्च करने के बाद बच गया, वो राजकोष में आता था। हमने प्रतिशतता में आपको सुविधा के लिए समझाया, ऐसी बात थी नहीं। यानी जो निर्धारित उसका वेतन था इक़्तिदार का, उस निर्धारित वेतन से जो बच जाता था पैसा, वो सभी के सभी पैसा केंद्रीय राजकोष में इक़्तिदार को जमा करना होता था। तो इस तरीके से जो इक्ता भूमि थी उससे भी राज्य को आय होता था, लेकिन खालसा की तरह आय नहीं होता। अब देखिए कि ये जो सामंतीय भूमि थी ये क्या है, तो यही चौधरी खूत और मुकद्दम के पास, चौधरी खूत। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट थे जो दूरस्थ थे। उस समय के यातायात के साधनों पर यह संभव नहीं था कि सुल्तान स्वयं या उसका इक़्तिदार अपने सेना के माध्यम से प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता। तो यही जगहों पर चौधरी खूत और मुकद्दम प्रभावशाली थे, और ये वंशानुगत थे। एक चौधरी मर गया तो उसका बेटा चौधरी बनेगा, एक खूत मर गया तो उसका बेटा खूत बनेगा, एक मुकद्दम मर गया तो उसका बेटा मुकद्दम बनेगा। ये प्राचीन काल से चला रहा है, और वो इंटीरियर प्लेस में यही वास्तव में राजा था, लेकिन सुल्तान से डरता था और पूर्व के शासकों से भी डरता था, क्योंकि उसके पास सेना अधिक शासक के पास होती थी। तो ये क्या करता था कि वहां का राजस्व की वसूली करके अपना जो वसूल करने वाला कर था उसको रख करके बाकी सब राजकोष में जमा करता था। अब इसके भी दो स्थितियां थी। एक, इसके पास एक भूमि ऐसा था जो प्योर इसका अपना था, इसकी सारी आय इसकी होती थी, और निकटवर्ती क्षेत्र जो इसके अधीन नहीं था, सुल्तान इस निकटवर्ती क्षेत्र के राजस्व वसूली का अधिकार इसको देगा। जैसे उदाहरण के लिए आप कहां से आती हैं? नहीं, गांव का नाम बताइए। अरे नवादा तो शहर हो गया, नवादा में कोई गांव होगा ना? हरिहरपुर, अरियन ना, आपका गांव अरियन हो गया। मान लिए आप ही के लोग चौधरी खूत मुकद्दम होंगे एक तर्क के साथ, तो जहां पर आपका मकान होगा
उसके मान लिया जाए 100 कदम चारों तरफ, ये भूमि आपकी अपनी व्यक्तिगत भूमि होगी। तो इससे जो आय होगी ना, वो आपकी अपनी आय होगी, उसमें सुल्तान कुछ नहीं है। लेकिन सुल्तान ने कहा कि 100 कदम के बाद वाला जो भूमि है वो हम तुम्हारे अधीन कर दिया, और इसकी आय कलेक्ट कर करके तुम हमको दो। तो यहां जो स्थिति थी वो सामंतीय स्थिति थी उस भूमि में। लेकिन ये सामंतीय स्थिति वैसी नहीं थी जैसा आप समझ रहे हैं। इसमें मिल्कियत तय नहीं था। अब मिल्कियत दिल्ली सल्तनत में कैसे तय हुआ, ये अलग शीर्षक में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इस सामंती भूमि का वर्णन जो है वो अधूरा यहाँ पर है। इसको आगे अलग शीर्षक देकर करके हम पूरा करेंगे। अब देखिए कि इसमें जनजातीय भूमि का जहां तक बात है, तो ये जंगलों की भूमि थी, और इस पर अधिकार किसका था, तो जनजातीय समुदाय का। जनजातीय समुदाय का जो अधिकार था वो सामूहिक था। माने जंगल में, किसी जंगल में मान लिया भील जनजाति रह रही, तो पूरा जंगल भील की संपत्ति हो गई। जंगल में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टोकरा बना हुआ है जिसमें खेती होती है, तो वो भील समुदाय की हो गई। उसका एक सरदार होता था जो खेती करवाता था, जिसमें सभी लोग को कार्य विभाजन था, करते थे, और फिर जब फसल होता था सरदार के द्वारा उनके मध्य में जो है वो उन फसलों को बांट दिया जाता। और जो जंगली उत्पाद थे, जड़ी बूटी या फल फूल, उसको जनजाति इकट्ठा करके निकट के बाजारों में जाकर के वस्तु विनिमय के माध्यम से अन्य चीजों को खरीदते थे। तो इस तरीके से जनजातियों का पूरा जीवन वन पे निर्भर था, और ये हिंटरलैंड था, दुर्गम क्षेत्र था सुल्तान के। तो ये वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र में सुल्तान का कब्जा नहीं होता। और यहां क्या होता था कि जनजाति वर्ष में एक बार नजराना जाकर के दे दिया करते थे सुल्तान को। कोई टैक्स नहीं देते थे, जो भी उनके पास हुआ उनके हिसाब से वो नजराना यानी भेंट, वो भेंट इस बात का प्रतीक था कि तुम जनजाति अपने आप में स्वतंत्र रहो, तुम्हारी भूमि का हिसाब तुम्हारे पास, लेकिन हमारी अधीनता स्वीकार करो। इससे यह बात पता चली। अब आप गौर से देखिए, हमने कहा था आपको कि उस समय का जो घटना है वो आज तक परिपाटी। तो आज आप देखते हैं कि बोलते हैं कि सरकारी भूमि है ये या गैरमजरुआ है, तो उस समय का वही खालसा था ना। ये एकता भूमि वहां वंशानुगत नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यही भूमि जो थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, जमींदारी में। यहां इक्तादार भूमि का मालिक नहीं था। कॉर्नवालिस ने इसको कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, जमींदार को हम भूमि का मालिक माने। मॉडर्न में पढ़ाएंगे आप। तो वहां से ये जमीन पुश्तैनी हो गई। अब जमींदार के अंदर भी जमींदार आप सुने होंगे, उप सामंतवाद। फिर चौधरी खुद मुकदम भी समा, आज भी गांव देहात में किसी का नामकरण सुनिएगा कि चौधरी साहब, फलाना चौधरी, नाम सुनते हैं ना। ये एक प्रशासनिक पद था जो प्राचीन काल से चला रहा था। अगर वो चौधरी नाम होगा तो आप सुनिएगा कि वो उस जमीन के बहुत बड़े भाग का आज भी मालिक है। जैसे गया के इलाका में देखिए तो हर गांव में आपको ऐसा चौधरी मिल जाएगा जिसके पास ज्यादा भूमि, और वो उसके ऊपर कौन सामान था, तो टेकारी नरेश था। वो टेकारी नरेश के अधीन था। अंग्रेज जब आए तो टेकारी नरेश जमींदार बन गए, प्रथम जमींदार, और जो उनके नीचे चौधरी खुद मुकदम था वो उप सामंत बन गए। तो यही चीज ना अभी तक चली आ रही है।
अब आइए आपको और बताते हैं। वो टेकारी नरेश खत्म हो गए, उनकी जमींदारी खत्म हो गई। जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी हुआ वो इन लोगों पर लागू हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर जयपुर नरेश थे, तो जयपुर नरेश पूरा जयपुर उनका था, पूरा मतलब कि जितना बड़ा एरिया था टाउन के बहुत दूर तक, तो टाउनवा सिर्फ उनके पास रहा जो अपना महल था, बिल्डिंग था। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र था वो सब जमींदारी उन्होंने खत्म हो गया। लेकिन क्यों नहीं जमींदारी पूर्ण रूप से उन्होंने की? कि नीचे वाले जो जमींदार थे चौधरी खुद मुकद्दम, उन्होंने अपनी जमीन बचा ली। कैसे बचा ली? तो सीलिंग के माध्यम से, थोड़ा डीप जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं समझने समझाने के लिए, कि कहा गया कि अगर हर वर्ष फसल देने वाला जमीन है तो 27 एकड़ आप रख सकते हैं। अगर 2 वर्षीय 3 वर्षीय फसल देने वाली जमीन है तो 57 एकड़ रख सकते हैं। जमींदारी उन्मूलन के समय ये सीलिंग तय किया गया, भूमि का सीमा तय किया गया। लेकिन ये तय नहीं किया गया कि ये भूमि की सीलिंग परिवार पर लागू होगी या व्यक्ति पर लागू होगी। क्योंकि सभी ऑफिसर्स या नेता इसी वर्ग से आते थे, इसलिए यहां पर लहकुना छोड़ दिया। अब मान लिया एक परिवार में एक बाप का 5 बेटा था, तो क्या किया पता है? पहला तो काम यह किया कि 1 वर्षीय भूमि दिखाया ही नहीं, तो 27 से बढ़ गया उसका भूमि का सीलिंग कितना? 57। और दूसरा कि 57 एकड़ सब बेटा में बांट दिए। तो मान लिया 250 एकड़ उसके पास भूमि थी, तो सब भूमि बच गई। बोलिए ना हाँ या नहीं? तो यही भूमियां बची हुई है, इसीलिए जमींदारी खत्म। अब भूत का डायरेक्ट लगाओ वर्तमान से है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? और वर्तमान में इस समस्या का समाधान यदि नहीं किया गया तो भविष्य हमारा शांतिपूर्ण हो सकता है। क्या हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हैं, इसको महसूस कीजिए कि जो लोग इतिहास को बकवास कहते हैं कोई लाभ नहीं। यहाँ पर समस्याओं के समाधान के लिए इस संरचना से लाभ आपको उठाना है। अब देखिए कि दांतेवाड़ा, झारखंड के बहुत सारे इलाके, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे इलाके उग्रवाद से प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित? क्योंकि जनजाति बहुल है। जनजाति का तो नेचर ही था कि भूमि या जंगल किसकी है? हमारी है, ईश्वर ने दी है। अब नया देश का कानून बना उसमें जंगल किसी व्यक्ति का नहीं। 1973 में जंगल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जंगल किसका हो गया? सरकार का होगा। और जनजाति क्या मान रहे हैं कि जंगल तो मेरा है। दिल्ली सल्तनत के लोगों ने कुछ नहीं किया, मुगलों ने कुछ नहीं किया, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। तुम कौन होते हो करने वाले? कानून बना देने से थोड़ी कुछ होगा। तो ये अव्यावहारिकता के कारण जो है वो उग्रवाद पनपा। इसको ऐतिहासिक रूप से कहा जा सकता है अपनी तरह। सरकार को एहसास हुआ इस बात का, इसलिए 2008 में राष्ट्रीय वनवासी कानून बना और इस कानून में जंगलों पर जनजातियों का अधिकार दे दिया। हम या आप जंगल से कोई लकड़ी अगर काटते हैं या जंगल का उत्पाद को लेते हैं तो हम पर फॉरेस्ट एक्ट की धाराएं लागू हो जाएंगी। लेकिन 2008 के बाद अगर कोई वनवासी जंगल से कोई भी उत्पाद लेता है, बेचता है, व्यापार करता है, उस पर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं हो। तो सरकार ने आजादी के बाद अव्यावहारिकता का पालन किया था, इतिहास से सीख लिया। तो 2008 में उस अव्यावहारिकता को व्यावहारिकता में परिवर्तित किया कि नहीं? तो इतिहास अब परिणाम क्या हुआ कि आप गौर से देखिए कि 2008 के बाद उग्रवाद में कमी आई। जब आपने अधिकार, खास से झारखंड के क्षेत्र में, दांतेवाड़ा के क्षेत्र में दूसरा मामला है और उसमें भी धीरे धीरे ग्रेजुअली कमी आ रही है।
लेकिन और समस्याएं अगर उसको सुलझा दी जाए जनजातियों की, तो उग्रवाद पूरी तरीके से समाप्त। तो देश की बहुत सारी समस्याएं इतिहास के पृष्ठभूमि में उसका समाधान छुपा हुआ है। आप बिना उस इतिहास को देखे हुए अगर समाधान कीजिएगा तो वो समाधान अव्यवहारिक होगा, इम्प्रैक्टिकल। आगे बढ़े। अब देखिए साहब, अगला जो हम व्याख्या करना चाहते हैं वो हो जाएगा भूमि का स्वामित्व। यानी ऑनरशिप ऑफ लैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही जड़ है जिसको आपको समझना है। अंग्रेजों ने क्या किया हम इसमें वर्णन कर देंगे। शासन की नीतियां बहुत सारी समस्याओं का समाधान करती हैं और शासन की नीतियों से बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। शासन की नीतियां ही लोकोपयोगी होती हैं और शासन की नीतियां ही शोषणात्मक होती हैं। इस ऑनरशिप के मामले में यह चीज बड़े स्पष्ट रूप से समझ में आता है। क्या देखिए कि प्राचीन काल से, यह सिर्फ अभी का बात नहीं है, हम डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको कि प्राचीन काल से मध्यकाल तक, यानी उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दोनों शामिल हो जाता है। ठीक है, इसमें भूमि का मालिक किसे माना गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस संपूर्ण काल में भूमि का मालिक राज्य होता था, स्टेट होता था। लेकिन इसमें एक लचक क्या थी कि भूमि का मालिक राज होता था, लेकिन इसमें अपवाद क्या था। अपवाद ये होता था कि जो बोता था, जो कृषि करता था, व्यवहारिक में मालिक। अब ये कौन सी बात हो गई भाई? इसका जवाब ये है कि ठीक है, संपूर्ण भूमि का मालिक राज था या राजा था या सुल्तान। तो भूमि है किस चीज के लिए? आज भूमि का बहुपक्षीय उपयोग हो रहा है, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि भूमि एक रूप में प्रयुक्त होती है। उद्योग में इस्तेमाल कर रहे हैं, यातायात में इस्तेमाल कर रहे हैं, आवास में व्यापक पैमाने पे बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस युग का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें भूमि का अधिकांश प्रयोग कृषि के लिए होता है, आवास के लिए बहुत प्रयोग नहीं होता, यातायात के साधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। पगडंडियां थी, कच्चे सड़क थे, या बहुत सारा भीट जमीन था, वो रास्ता के रूप में प्रयुक्त होता था। अधिकांश भूमियां कृषि के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब कृषि के लिए तो वो भूमि से उत्पादन होगा तब ना उसका उपयोग होगा। तो ठीक है, मालिक राज था या सुल्तान था, तो सुल्तान के पास ये सक्षमता थी कि अपने प्रशासनिक वर्ग के द्वारा इतने बड़े भारत पर हर खेत में उत्पादन कर ले। तो व्यवहारिक नहीं, उत्पादन करेगा तो कृषक ही करेगा। इसलिए व्यवहारिकता यह थी कि जमीन का मालिक राज होने के बावजूद भी उत्पादन चूंकि किसान करता था, और वो जब तक उत्पादन करता था तब तक भूमि का मालिक रहता था। ये अंतर था। अगर किसान ने उत्पादन करना छोड़ दिया तब राज उस भूमि को उससे लेके किसी दूसरे को दे देगा, और राज को या सुल्तान को पता कब चलता था कि जब उससे राजस्व की वसूली की जाती। तो हमने खेती नहीं किया इसलिए राजस्व नहीं दें, तब वहां पर भूमि की मिल्कियत परिवर्तित हो जाती थी।
कि ठीक है हम दूसरे को दे दें। ये परिपाटी आज भी है कि नहीं? जिसके पास गांव में ज़्यादा भूमि है तो वो खुद खेती थोड़ी करता है, वो किस पर देता है? बटैया पर, तो बटाईदार होता है। अब दूसरा आदमी उसके पास जाता भी है तो ना, बटाईदार चेंज हुआ है, क्या बोल रही होता है, वो भी पुश्तैनी बटाईदार हो जाता है। उसका भी बिहार में बहुत बड़ा झमेला है कि बटाईदार विधेयक लाइए, आज तक नहीं आया। कहा गया कि बटाईदार विधेयक अगर आ जाएगा तो जो अमुक वर्ष से बटाई कर रहा हो भूमि उसी की हो जाएगी। तो जो वर्तमान सरकार पहली बार आई थी 2004 में, तो यही नारा लेकर के आई थी कि हम बटाईदार विधेयक लागू करेंगे, और जैसे ही ड्राफ्ट लिखाना शुरू हुआ बटाईदार विधेयक का, वैसे ही उसके अधिकांश विधायकों ने कहा कि हम आपसे अलग हो रहे हैं। नतीजा ये नीतीश सरकार क्या हुई, आज तक बटाईदार विधेयक नहीं ला पाई। इस व्यवहारिकता के अब देखिए अभिषेक भाई, समझिए इस बात को कि ये जो मिल्कियत का ये मामला था, हम थोड़ा सा कोरिलेट कर दे रहे हैं ब्रिटिशर से, ताकि आपको समझ में आए। कॉर्नवालिस आया तो क्या किया कि उसको चाहिए था एक निश्चित आय, ठीक है, क्या चीज करता है कि हमको हर साल फिक्स आमदनी हो जाए बंगाल। तो भाई फिक्स उत्पादन होगा तब ना तुम्हारी आमदनी फिक्स होगी। यहां का कृषि जलवायु पर निर्भर था। जिस वर्ष मानसून अच्छा हुआ उस वर्ष तो उत्पादन अच्छा होगा, आपको कर मिल जाएगा, और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं होगा तो उस वर्ष जो है वो आपको कर नहीं मिलेगा। और अंग्रेजों से पहले जो भी शासक थे वो इस प्रकार के विषम स्थिति में करों को माफ कर दिया करते थे। माफी नहीं करते थे बल्कि कृषि ऋण दिया करते थे। जैसे सुंदर नामक एक कृषि ऋण था जिसकी शुरुआत जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मुगलों ने भी कृषि ऋण का आरंभ किया था जिसको तकाबी ऋण बोला जाता है। तो ये सुंदर और तकाबी दो ऋण थे। जो आपात स्थिति आ गई किसानों के पास, फसल नहीं हुए, तो राज्य भूराजस्व भी माफ कर देता था और साथ ही साथ उसको कृषि लोन भी देता था, सुंदर और तकाबी ऋण के रूप में। अंग्रेज और इन शासकों में यही अंतर है। जो मुगलों को और तुर्कों को विदेशी मानते हैं, ठीक है विदेशी थे, उस समय की परिपाटी के अनुरूप वो विदेशी नहीं थे, क्योंकि राष्ट्रवाद नहीं था, किसी देश का सीमांकन नहीं था। आधार क्या था? तो जिसके पास शक्ति है, जिस राजा के पास, वो जितना भूमि चाहे उसका राजा बन जाए। और ये राजा बनने की परिपाटी मध्य एशिया में बहुत थी। मध्य एशिया से साम्राज्य का स्थापना सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, मध्य एशिया से यूरोप में भी हुआ, एशिया के और भागों में भी हुआ साम्राज्य का स्थापना। और ये साम्राज्य का स्थापना तुर्कों और मंगोलों ने किया। तुर्क और मंगोल दोनों जिस क्षेत्र के निवासी थे, उस क्षेत्र में संसाधन नहीं थे, आय नहीं थी, तो इनके लिए मजबूरी थी कि ये उन क्षेत्रों में जाए जहां संसाधन हो, जहां आय हो। ये वहां अपना शासन संचालित कर करके धनाढ़ नहीं बन सकते थे। तो उस समय के इतिहास को इस कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतनी तरक्की कर गई है कि बहुत सारा क्षेत्र जो संसाधन विहीन है वो संसाधन सही हो जा रहा है, यानी वहाँ के संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कहीं जो है वो रॉ मटेरियल ही निकल गया, जैसे अरब के रेगिस्तानों में वो लोग बहुत गरीब थे लेकिन पेट्रोल निकल गया, तो उससे संपन्न हो। तो अब संपन्नता के बहुत सारे आधार हैं, इसलिए सीमांकन होना संभव है। उस समय सीमांकन संभव नहीं। लेकिन तुलना क्या कर सकते हैं? तुलना ये कर सकते हैं, ठीक है विदेशी थे, बाहरी थे, लेकिन अपने देश को वो छोड़ चुके थे। बाबर का जन्म फरगना में हुआ, उसके माँ बाप वहां के थे, लेकिन अकबर की माँ भी यहाँ की थी और अकबर का बाप भी यहाँ का था। जहांगीर की माँ भी हिंदू थी और बाप भी मुसलमान था, जो यही पैदा हुआ। तो ये तो विदेश से नहीं आया था, ये शासन कर रहा था।
तो इसके शासन करने का आधार शोषण नहीं था। यहाँ कृषि संरचना में देख रहे हैं कि स्वामित्व माना कि राज का है, लेकिन जब मुसीबत आई कृषक पर तो उसका राजस्व भी माफ कर दिया और साथ ही कृषि ऋण भी दिया। तो अपना समझा तब न किया। अब अंग्रेज आपके नहीं थे, वो हमेशा विदेशी चरित्र उनका बना रहा। कैसे? इस मिल्कियत में साबित हो रहा है कि अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम भू राजस्व माफ नहीं करेंगे, हम कोई एग्रीकल्चर लोन भी नहीं देंगे, हम जिस भूमि पर कब्जा किए हैं उस भूमि में दर तय कर देंगे कि इस भूमि से प्रति वर्ष इतना रुपया हमारे पास आना चाहिए। बंगाल को जब अंग्रेजों ने जीता तो तय कर दिया कि इस बंगाल से 6 करोड़ रुपए की आय वार्षिक होनी चाहिए। कितना? उस समय करोड़ बहुत मुश्किल था, लाख मुश्किल था, तो करोड़ तो छोड़ दी। 6 करोड़ जो तय किया तो उसने नियम बनाया कि ये 6 करोड़ हमको प्रति वर्ष मिले। तो उसने क्या किया कि कैसे मिलेगा? तो उसने भूमि जो राज की थी, कहा हम नहीं भूमि लेंगे, भूमि सब भारतीयों को दे दिया। जो यहाँ के जमींदार थे, जमींदारों को दे दिया, जो पूर्व से चले आ रहे हैं। तो पूर्व के जमींदार और अंग्रेजों के जमींदार में एक अंतर था। पूर्व में जो जमींदार थे वो अपने आप को भूमि के मालिक नहीं मानते थे, राजा जिस समय चाहता था छीन लेता था इसके मुताबिक। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये हुआ कि नहीं, ये हमेशा के लिए आपकी प्रॉपर्टी हो गई। शर्त क्या है कि किसानों से भू राजस्व वसूल करके जो हमने तय किया है आपसे कि 10/11 में से 11/11 में से 10/11 आप हमको दीजिएगा और 1/11 अपने पास रखिए, और किराया आप अपना तय कीजिए। किससे? किसान से। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक सूर्यास्त कानून लागू किया कि जमींदार इस तिथि को सूरज डूबने से पहले यदि भू राजस्व अदा नहीं करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाए। अब जमींदार भू राजस्व किस स्थिति में नहीं अदा करेगा कि उसको किसानों से भू राजस्व नहीं मिला होगा। तो इस तरीके से जिस वर्ष अकाल पड़ा, ओलावृष्टि अनावृष्टि हुई, उस वर्ष जब अंग्रेजों को भू राजस्व जमींदारों ने नहीं दिया तो उस तिथि से क्रॉस करने के बाद उसकी जमींदारी को नीलाम करके अंग्रेजों ने अपना भू राजस्व वसूल किया। और इस तरीके से अनुपस्थित जमींदारों का उदय हुआ, जो शहरों में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, और फिर वो बिचौलियों के माध्यम से राजस्व की वसूली करने लगे। तो ये एक ऐसी कार्षिक संरचना का अंग्रेजों ने उदय किया जो पूरी तरीके से शोषण पे आधारित है। इस टेक्निक को समझिए। जमींदार पहले भी थे, मुगलों के टाइम में भी थे, तुर्कों के टाइम में भी थे, लेकिन उस समय जमींदार की स्थिति शोषक की नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने जिस जमींदार वर्ग को पैदा किया वो शोषक था, और ऐसा शोषक था कि कृषि के वजह से जो धनदान भारत था वो ब्रिटिश पीरियड में कृषि के वजह से ही जो है वो पूरी तरीके से कंगाल हो। और इसका स्वीकारोक्ति खुद ब्रिटिशर्स राइटर ने किया है कि हाँ, मुगलों की तुलना में हम लोग के समय में किसान जो थे वो ज्यादा निर्धन थे, ज्यादा शोषित। तो हम समझते हैं कि भूमि की मिल्कियत का ये पूरा बात आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज बच गया है जो हमको बताना है आपको, और वो